गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। आई नो कई लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि मैं बहुत कम वीडियोस बनाऊं इनके ऊपर या ऑलमोस्ट नहीं बनाऊं, बट दो चार टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि अब एक बना देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके घर की। इसने जो नाटक किया है कि हमने बाजू वाला घर ले लिया है क्योंकि हम सास ससुर के लिए ले रहे हैं। सनी की हालत बौखलाई हुई थी इसमें। खुद आके बोल रहा है कि देखो फ्रेंड्स, हमने ना अपने अम्मा पापा के लिए घर ले लिया है, अब वो यहाँ रहेंगे। उसे भी अच्छी तरीके से पता है कि वो लोग सिटी में नहीं रह पाएंगे जब तक कि वो बिल्कुल बूढ़े ना हो जाए, इनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। अभी वो हट्टे कट्टे हैं, ठीक से रह रहे हैं, तो उन्हें अपने गांव में रहना पसंद है। तो इन्हें अच्छे से पता है। सालू अप्पी को सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम बनानी है। अब भले ही इसने कहा है कि सनी का नाम भी हम रख रहे हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं भाभी को शेड करते हैं, क्योंकि भाभी का 5 BHK सिर्फ भाभी जी के नाम है। तो ये दिखाना चाह रही है कि मैं तो बहुत अच्छी बीवी हूँ, देखो मैं तो अपनी प्रॉपर्टी में अपने पति का नाम भी इंक्लूड कर रही हूँ। हु केयर्स पति का नाम इंक्लूड करिए नहीं करिए, बेसिकली तुम लोग अपने लिए ही तो बना रहे हो। और ये कह रही है कि यहाँ पे एक कमरा रिजा का होगा, एक कमरा बेटी खाला का होगा। भाई अगर तुम्हें रिजा और बेटी खाला के लिए इतनी ही परवाह है तो सबसे पहले हैदर का रूम खाली करके वो बेटी खाला और रिजा को दे दो, क्योंकि वो दोनों परमानेंटली तुम्हारे घर में रहती हैं पिछले 1 साल से। रिजा की बातें तो सुनो तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी अम्मा बन चुकी है। आई फील सो बैड कि मैंने ये चैनल रिजा रेहान के लिए खोला था, उनसे सिंपैथाइज करके खोला था। नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट देयर फेसेस। रिजा रेहान अब कोई बच्चे नहीं रह गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है और किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किस तरीके से यूज हो रहे हैं। वो इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। 10-12 साल के बच्चे होते हैं, उनको फिर भी ऐसा समझ सकते हैं कि उन्हें नहीं पता चल रहा। ये 21 साल की लड़की है, रेहान 18 साल का है, 17 साल का लड़का है, बाहर जाता है, कॉलेज में जाता है, लोगों से मिलता है। उसे जब इतनी चिंता है कि भाई अ, हमारे वीडियो पे कमेंट अच्छे नहीं आ रहे, आपको मेरा रिजल्ट बताना नहीं चाहिए था। तो उसको ये भी पढ़ने में आ रहा है कि तुम्हारी माँ और बहन के बारे में क्या-क्या लिखा जा रहा है, तुम्हारे पिताजी के बारे में क्या-क्या लिखा जा रहा है, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को अबैंडन कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौदा में छुट्टियाँ मनाते हैं, निकल जाते हैं, बेटे से मिलना भी नहीं चाह रहे हैं और बेटे को भी कोई परवाह नहीं है। ये सब तो कमेंट्स में आ ही रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेहान ना पढ़े, रेहान सिर्फ़ अपने बारे में ही पढ़े। भई कमेंट्स कोई 50 लाख कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। 1000 कमेंट्स मुश्किल से आते हैं शोएब के ब्लॉग पे, 700-800 टाइप ही आते हैं। और साल ओपीजी के 2000 हो जाते हैं अगर ये रेज वेटिंग पे आ जाए कि ऐसी जानबूझ के कोई हरकत दिखाए कि पब्लिक, बेवकूफ़ पब्लिक जो सोचती है कि नहीं जी, सालो ओपी को आंसर करना तो हमारा धर्म है। सालो ओपी पूछती है, बताइए फ्रेंड्स कि आप हम नेल पेंट हरा वाला लगाएँ या पीला वाला लगाएँ? फ्रेंड्स इसमें जीरा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो उस पे पब्लिक लिखती है, नहीं जी जीरा डालो, नहीं जी ये करो, वो करो। खाँसी की दवाई बताएँगे, खाँसी की पूरी नुस्खे बताएँगे कि माताजी को खाँसी हो रही है। तो वो पब्लिक इस तरीके के कमेंट डाल के टोटल मिला के भालू के 2000 2500 कमेंट्स होते हैं। तो बात है रिज़ा रेहान की, जब उन्हें अपनी परवाह नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देना चाह रहे हैं खुशी-खुशी, तो हमें क्या है? रिज़ा की हालत ये है कि आज ही किसी ने कमेंट लिखा था कि रिज़ा तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तुम्हें पीसीओडी है और तुम्हारा वज़न भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। कोई भी इंसान ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहेगा जिसको हेल्थ इश्यूज हो, सबको एक हेल्दी लाइफ पार्टनर पसंद आता है। तो तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, प्लस तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो। मुझे मुझे देख के ही, पढ़ के ही थोड़ा सा एकदम टच हुआ। तो मुझे लगा, मैंने कहा जब रिजा पढ़ेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? लोग लिख रहे हैं भैया तुम्हें बीमारियां हैं, तुम्हारा हेल्थ इश्यूज है, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम्हारा आगे फ्यूचर होगा क्या? लेकिन इन्हें पड़ी नहीं है। और ये सालों पे है ना, जो पता नहीं कर्मा इसको कैसे भूला बैठा है। कर्मा, वाई कर्मा इज नॉट फाइंडिंग हर एड्रेस। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतने सालों से पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। पब्लिक को तो चलो दुनिया बनाती है, अपने घर वालों को बना रही है। पब्लिक को तो आधे घंटे के लिए बनाती है, घर वालों को तो 24 घंटे के लिए बना रही है। क्यों नहीं आंखें खोल रहे हैं वो? अब इसने जो घर लिया है ना, अब इस घर को ये तोड़ के 5 BHK बनाएगी। इसका नेक्स्ट जो आएगा कंटेंट, पहले तो अभी रमजान का वेट चल रहा है भाई। रमजान का 1 महीने इनके रमजान के आना, रोज का सेम कंटेंट होगा। वही गुलगुले बनेंगे इनके सुबह, वही पराठे बनेंगे, उस पे रिज़ा पराठे बना रही है, कभी हम बना रहे हैं, कभी हमारी तबीयत खराब हो गई, कभी सनी पराठे खा रहा है, फिर शाम को इनके लस्सी बनेगी, रूह अफ़ज़ा बनेगा,
वही माताजी बैठ के फ्रूट काट रही होंगी, वही बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चलेगा, 15 प्लेटें सजाई जाएगी, पपीते, तरबूज और जितने भी मतलब फ्रूट्स होंगे, सीज़नल फ्रूट्स वो काटेंगे, एक-एक खजूर दिखा रखा जाएगा इनकी प्लेट में, वो सारा दिखाया जाएगा, फिर वो बैठेंगे, सब खाएँगे, उसके बाद उनका इंस्टाग्राम की पैकेजिंग शुरू होएगी और इसके बाद इनको रात को घूमने जाना होगा। तो मैं तो इनके रमज़ान व्लॉग से इतना ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ कि आई डू नॉट वांट टू वॉच देम। और मैंने जो इसके लास्ट के 2-4 व्लॉग्स देखे ना, मैंने लिटरली जो 18 मिनट का व्लॉग होता है ना, मैंने शायद 5 मिनट में कंप्लीट किया है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा क्योंकि इतना देख चुके हैं ना इन लोगों को, सेम चीज़ चल रही है, सेम चीज़ हो रही है। तो रमज़ान का व्लॉग तो मैं 2 मिनट में खत्म कर सकती हूँ इसका, 15-20 मिनट का व्लॉग। एनीवेज़, तो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि इसने जो घर लेने के ऊपर इतना ड्रामा किया है कि हम इसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए ले रहे हैं। भई अगर तुम किसी और के लिए ले रहे हो ना सबसे पहले और प्रॉपर्टी उसके नाम करो, तब वो होता है उसके लिए ले रहे हैं। जो सास-ससुर का नाम लगा रही है ना, वो सिर्फ़ इसलिए लगा रही है ताकि इसकी इमेज अच्छी हो जाए कि भई सास-ससुर के लिए इतना करती है। सास-ससुर को कितना बेवकूफ़ बनाया है। सास-ससुर बेचारे दोनों भागे आए हैं, किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि वो ये कंटेंट बना सके कि भई घर तो ले लिया तो घर खोल के दिखा सके और घर का टूर दे सके और फिर अपना कंटेंट बना सके और एक ड्रामा कर सके कि ये सास-ससुर के लिए ले रही है। क्योंकि अब ससुर जी तो वापस जाने वाले हो, तो कह रहे हैं कि मेरा तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो बात मुझे समझ नहीं आई, ऐसा कौन-सा इम्पोर्टेंट काम है उनको? बट अगर है भी तो लिटरली वो सिर्फ़ 2-3 दिन के लिए इसलिए आए थे कि वो एक कंटेंट बना सकें। और इसको लग रहा होगा कि अम्मी जी भी निकल जाएँगी, अम्मी मतलब सनी की माताजी। सनी की माताजी भी चली जाएँगी। अब सनी की माताजी बैठ गई होंगी कि भैया मैं तो हैदर के साथ खेलूँगी, खेलूँगी हैदर, प्यारी बेटी मेरी प्यारी बेटी हैदर के साथ रह लूँगी मैं और हफ़्ता 10 दिन, अभी तो तुमने नया घर भी ले लिया है हमारे लिए। तो भालू का तो मुँह उतर गया है। उधर से उसने मेहर का पंगा डाल दिया कि फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं मेहर को भेज देते हैं, मेहर का स्कूल खुल गया है। रिज़ा अम्मा बनी बैठी हुई है कि 26 जनवरी तक तो ऐसे ना नाच गाने होते रहते हैं, फ्रेंड्स नाच गाने, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सालों पे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। भाई तुम्हारे हिसाब से स्कूल में तो 12th तक पढ़ाई नहीं होती है। आज तक ये लड़की घर बैठी हुई है, इतनी ढोल हो गई है, सॉरी टू से दिस, बट उसकी हालत ना बिल्कुल ढोल जैसी है, सबा की और रिज़ा की। माताजी को, जो सालू अप्पी की माताजी है, उनको थोड़ा एक्सक्लूड कर देते हैं। क्योंकि उनकी एज हो गई है। इस एज में लेडीज़ अपना ऑब्वियसली अब फ़िटनेस पे तो क्या ही ध्यान रखेंगी। माताजी का तो एक ही शौक है खाना। खाते रहें बस सारे दिन खाएँगे। हम पूरा पतीला खा जाएँगे भाई। हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी घर में, हम सारा खाएँगे। तो माताजी ऊपर आ जाती है ठुमकती-ठुमकती। सारे दिन लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर ऊपर करती है सालू अप्पी के घर और जैसे ही सालू अप्पी की सासू माँ आई, माताजी गायब हो गई 24 घंटे के लिए। माताजी ने एक बार भी नहीं सासू माँ को बुलाया नीचे कि आ जाओ जी भई तुम मेरे समधी लगते हो, जैसे भी हो, नालायक बेटे के माता-पिता हो, लेकिन रिश्ते में तो समधी लगते हो, आ जाओ, हम तुम्हें चाय, पानी, नाश्ता कुछ तो खिला देंगे। लेकिन नहीं, माताजी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। माताजी ने 2 बच्चे पाल दिए, बड़े कर दिए, उनको सारे गुण सिखा दिए भैया। तुम अपना अपर हैंड रखो अपनी मैरिज में, भले ही तुम बिल्कुल नल्ले नकारा हो, भले ही तुम यूज़लेस हो, टैलेंटलेस हो, तुम्हें 2 रुपए कमाने की मतलब तुम्हारी औकात ना हो, लेकिन तुम अपर हैंड रखो। अपने स्पाउस की मुंडी पूरी दबा के अपने घुटनों के नीचे रखो। ऐसा माताजी ने सिखा रखा है। तो दोनों भाई-बहन ऐसे ही हैं। सालू अप्पी का तो भैया किस्मत चमक उठी कि उसका यूट्यूब चल रहा है, लेकिन शोएब का तो वो भी नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि शोएब बिल्कुल नल्ला है, ये है। चलो माना बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट उसने अपना एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल तो खोला है। उसने जैसे मर्ज़ी व्लॉग बनाया है, जैसे मर्ज़ी उसने सारा कंटेंट खाया है अपनी बीवी का, अपनी बहन का या जो मर्ज़ी ड्रामा किया है। एक इंडिपेंडेंट चैनल खोल के उसने अपना पैसा तो बना लिया, बैंक बैलेंस तो बना लिया। सनी के बस का तो वो भी नहीं है। सनी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपना एक चैनल खोल सके, जो इसने सबा सनी अनफिल्टर्ड चैनल खोल रखा है। आई डू नॉट वांट टू प्रमोट दैट चैनल एट ऑल। लेकिन उसमें वो बचा-कुचा कंटेंट आता है 2-3 हफ्ते बाद, वो भी ज़रा-सा 5 मिनट का घटिया-सा कंटेंट। तो सनी तो इतना मतलब गुलाम बन चुका है इसका कि उसको इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी परमिशन भी नहीं है कि वो अपना इंडिपेंडेंट चैनल भी खोल सके। कि सालों अप्पी को पता है कि भाई कैसे भाभी जी के घुटनों में बैठा रहता था और पूरी फैमिली ने दीपिका को ऐसे चढ़ा रखा था, उसके झूठे बर्तन मांजने जाते थे या सालू अप्पी ने अपने किसी बहुत पुरानी वीडियो में ये कन्फेस कर रखा है कि सालू अप्पी और माताजी भाभी जी के ऊपर वाले फ्लैट में जाते थे और बर्तन मांजने उनके। सही किया, बिल्कुल सही किया। दीपिका जब कमा रही है, इनको पाल रही है, तो भैया काम तो करवाएगी थोड़ा बहुत। अब ये मत बोलना कि मैं दीपिका के फ़ेवर में बोल रही हूँ। आई सीरियसली हेट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मुझे किसी से कोई सिम्पैथी नहीं रही अब। सारे एक से बढ़कर एक झूठे मक्का फ्रॉडस्टर्स हैं और दिखाते कुछ और है, करते कुछ और हैं।
तो मुझे किसी से कोई अब सिंपैथी है ही नहीं, चाहे वो दीपिका हो, चाहे शोएब हो, माताजी हो, रिज़ा रेहान हो, बेटी खाला हो या सनी की माताजी हो, किसी से कुछ नहीं है। जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो सिंपैथी के लायक ही नहीं है। तो जब माताजी और सालू अपी जी दीपिका के घर झूठे बर्तन मांजने जाते थे, तो उसको समझ आ गया कि कैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं जब इंसान कमाने लगता है। जब शोएब का यूट्यूब चैनल चल पड़ा, साल ओपी जी का यूट्यूब चैनल चल पड़ा, तो सबको अकड़ आ गई, कोई अब दीपिका को पूछता भी नहीं है, कोई भाव भी नहीं देता। अब ये दिन आ गए हैं कि दीपिका अब ओवरनाइट ओट्स बना के भालू जी को देने आ रही है ताकि वो वीडियो में आ सके, ताकि उसके घर में घुस सके, थोड़ा बहुत शूट कर सके। कभी वो हैदर के लिए हलवा बना के ऊपर लेके आ रही है कि भैया मैं थोड़ा-सा शूट कर लूँ या थोड़ा-सा सबा की शक्ल दिखा दूँ। तो कैसे डायनामिक्स चेंज हुआ है। एक दिन साल वो अपनी ऐसा करती थी कि भई सारे दिन भाभी के घर में घुसी रहती थी, उनके पैरों में बैठी रहती थी और अपना वीडियो कैमरा ऑन करके बैठी रहती थी कि इनको रिकॉर्ड कर लूँ किसी तरह और इनकी शक्लें दिखा के मैं अपना यूट्यूब का चैनल चला लूँ, कोई चैनल मेरा या कोई मेरा व्लॉग चल जाए जिससे मुझे थोड़े से पैसे आ जाए, मुझे थोड़ी-सी फ़ेम मिल जाए। ये फ़ेम की भूखी तो हमेशा से रही है। जिस तरीके से पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, नाचती थी और अजीब-अजीब हरकतें करती थी और किस करती थी, फ्लाइंग किस कर रही है और आँख मार रही है, तो फ़ेम की तो भूखी थी ये। और ऑब्वियसली इसका भाई और भाभी उस ज़माने में टीवी इंडस्ट्री से थे, तो वो लोग शूटिंग पे जाते होंगे, उनके आस-पास लोग होते होंगे, वो अच्छा तैयार-वैयार होते होंगे, थोड़ा बहुत उन्हें फ़ेम मिलती होगी, तो इसको जेलसी तो बहुत हो गई थी कि भई मुझे भी चाहिए ये फ़ेम। अब ऑब्वियसली ना इसके अंदर कोई टैलेंट है, ना इसकी कोई हाइट है, ना ऐसे ही कोई मतलब इसकी नेटवर्किंग स्किल्स है, बोलना तक तो इसे आता नहीं है। आज तक ये इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी फिरती है, हेलो फ्रेंड्स घर में करती घूमती है। किसी भी इवेंट पे चली जाए, तो इससे बोला नहीं जाता। अच्छा, अभी मैंने निदा के भी देखती रहती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे निदा के भी मुझे रील्स वगैरह आती हैं। तो देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निदा's पर्सनल लाइफ। आई डू नॉट नो हू इज़ राइट, हू इज़ रॉन्ग, बट शी हैज़ कम आउट ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट फेज़ एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन। तो वो मुझे अच्छा लगता है वो पार्ट कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ साइड पे रख के यू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्टे कमिटेड टू योर वर्क। तो वो वही कर रही है। जैसे मैंने उसकी रील्स वो वाली देखी है, आई नो लास्ट टाइम मैंने बोला था निदा घोड़े पे घूमती रहती है। बट वो जिम में उसका वो आया था ना कि कुछ पसंदीदा मर्द नहीं मिला तो पसंदीदा फिजिक चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो वो अपनी हेल्थ पे फोकस कर रही है, उसको देख के लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आ गया उसकी हेल्थ में। और अभी उसने बच्चे का बर्थडे बनाया था, उसने कुछ रील्स बनाई है, शी इज़ वेयरिंग अबाया, शी इज़ वेयरिंग हिजाब, बट वो एक फैशन के साथ ट्रेंडी वे में पहनती है, तो वो अच्छी लगती है। लाइक शी वाज़ वेयरिंग हाई बूट्स, व्हाइट कलर के हाई बूट्स, उसने जिस तरीके से पार्टी थ्रो की थी व्हाइट एंड ब्लैक वाली थीम में, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा था। ये नहीं कि अपने मोहल्ला के वही 12 लोग खड़े कर लिए, आधी रात को 12 बजे केक काट दिया, मतलब 6 साल पहले भी तुम यही कर रहे थे, आज भी तुम यही कर रहे हो। वेयर डिड यू इवॉल्व? तुमने क्या सीखा? तुम कहाँ आगे बढ़े? कुछ नहीं। आज भी वही कर रहे हो, एग्ज़ैक्ट वही। वही तुम झलर-मलर कलर कलर के कपड़े पहन के रेड-रेड लिपस्टिक लगा के खड़ी हो जाती हैं 15 औरतें पीछे केक काटने के लिए। वही तुम्हारे 50 बैलून रिज़ा रेहान ने फुलाए होते हैं, वही कर रहे हैं ये लोग। और हेल्थ के नाम पे तो ये ज़ीरो है। सारे दिन खाती है, मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी प्रेग्नेंसी के लास्ट स्टेज वाला वेट, इससे जो आज करंट वेट है ना, उससे कम है। क्योंकि बाय चांस मैंने उसका पुराना ज़रा-सा पुराना जस्ट बिफोर प्रेग्नेंसी वाला वीडियो देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड! शी इज़ लुकिंग स्लिमर देन व्हाट शी लुक्स नाउ। तो अब इसका वेट इतना बढ़ गया और हैदर-हैदर करती रहती है, हैदर की वजह से फ्रेंड हम तो फीड कराते हैं फ्रेंड, इसलिए डबल भूख लगती है। भाई डबल भूख नहीं लगती है क्योंकि तुम सारे दिन बिरयानियाँ ठूसते हो और तुम्हारा मूवमेंट है नहीं। एक दिन वॉक करने जाएगी तो नीचे जाके दिखाएगी हम तो रिज़ा के साथ वॉक कर रहे हैं। भाई रिज़ा के 12th के एग्ज़ाम्स हैं। तुम रिज़ा के साथ वॉक क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप करो ना, तुम्हारी लाइफ़ में हर काम के लिए रिज़ा बराबर में रहेगी क्या? तो इसको अपनी लाइफ़ तो चलानी आ नहीं रही है। इसको सिर्फ़ ये पता है कि मैं घर में भीड़ इकट्ठी कर लूँ, मेरे पास लोग होने चाहिए, मेरे पास कंटेंट होना चाहिए ताकि मेरा पैसा बनता रहे। इसका मेन पर्पस लाइफ़ का सिर्फ़ पैसा छापना है। हेल्थ इसके लिए सेकेंडरी है। रिज़ा, रेहान तो इसकी लिस्ट में कहीं आते ही नहीं है। सनी इसके लिए सेकेंडरी है, हैदर इसके लिए सेकेंडरी है। एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी फॉर हर। इसका मेन है मेरा यूट्यूब चलता रहे और इसकी जेलसी बहुत है। देखो जो जेलस होता है ना इंसान, वो कहीं न कहीं मेंटली सिक हो चुका होता है। तुम तुम ग्रेटफुल होने चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे भाई-भाभी थे, जिनको दिखा के तुम आज वहाँ पहुँच गए जहाँ मतलब इसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, जो डिज़र्व भी नहीं करती। सोचना तो बहुत दूर की बात है, डिज़र्व करती ही नहीं है यहाँ पे आना।
बहुत सारे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इसका आधा भी नहीं पहुँच पाते हैं। आजकल मैं वो देखती हूँ, एक लड़की है, वो उसका चैनल है केके क्रिएट। तो उसके मतलब अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो कितनी मेहनत करती है, कहाँ-कहाँ जाती है, शूट करती है। उसकी टीम भी है, मतलब 2-4 लोगों के साथ करती है, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियोज़ बनाती है, वो अकेले तो कर ही नहीं सकती। बट ये होता है कंटेंट क्रिएशन, कि तुम ऐसी चीज़ क्रिएट करो कि लोग देखें इंटरेस्ट से। व्लॉगिंग इज़ समथिंग एल्स, आई नो, बट फिर भी व्लॉगिंग में भी लोग करते हैं ना, तो ये नहीं करते कि दूसरों को निचोड़ लें, कि भई अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है, रिज़ा को कितना दिखाऊँ, रिज़ा को दिखा के तो गालियाँ पड़ रही है, चलो मेहर को बुला लेते हैं। इसने मेहर को क्यों बुलाया था? इसने मेहर को सिर्फ़ इसलिए बुलाया था कि इसको चाहिए था, मेरे जो व्यूज़ गिर रहे हैं ना, अचानक से इसके व्यूज़ गिरने लगे थे। मिलियन पहुँचने में 2-2 दिन, 3-3 दिन लग रहे थे। तो इसको लगा था पिछली बार मेहर आई थी तो बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, लोगों को बड़ी सिम्पैथी हुई थी मेहर से, तो मेहर को बुला लो। अब सारा को तो बुला नहीं सकती, मन तो इसका कर रहा होगा सारा को बुला ले, सारा पे बात जम नहीं रही है, क्योंकि भाई अब सारा का एजुकेशन फंड कर रहा है, तो अब सारा भाई की कंटेंट बनेगी ना। सारा को मना किया होगा भाई, भाई-बहन, एक तो भाई-बहन में इतनी जेलसी है, इतना कॉम्पिटिशन है, ये दिखते भले ही आपस में एक साथ हैं कभी-कभी, सिर्फ़ वो भी ओकेजन्स पे, आजकल ऐसे रैंडमली नहीं दिखते। तो भाई ने मना किया होगा कि भई अब तुम्हारी एजुकेशन मैं फंड कर रहा हूँ, तो जब मैं बोलूँगा तभी तुम आओगे, ऐसे सालों पे जी के घर नहीं पहुँच जाओगे तुम मुँह उठा के। तो अब सारा को बुला नहीं सकती। तो बेसिकली इसकी फैमिली में सिर्फ़ 2 खालाएँ हैं, जिनको बुला सकती है, एक नानी है और सिर्फ़ सनी के माता-पिता हैं। बस ये ही है अब इसके ब्लॉग में। इसके अलावा किसी भी रिश्तेदार से इनकी कोई बनती नहीं है। तो इसने महर को तो बुला लिया कि चलो भई महर आ जाए। फालतू में महर एंट्री करते ही बोल रही है हमारी तो 1 महीने की छुट्टी है। उस पे पब्लिक ने कमेंट किया तो सफाई देने आ गई। नहीं फ्रेंड्स, हमें लगा कि छुट्टी है, और सनी उधर से फ्रेंड कभी-कभी सर्दी पड़ जाती है ना, फ्रेंड कभी-कभी बर्फ पड़ जाती है, फ्रेंड आपको पता नहीं मोहादा में बर्फ भी पड़ती है, फ्रेंड सालू ने बोला अंट-शंट जो भी बोलना है बोल दो, चलता है, हमारी पब्लिक तो पागल है, कुछ भी सुन लेती है, वो तो हमारी शक्ल देख के बहुत खुश है। तो फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरी बीवी खुश है, मेरे घर वाले खुश हैं। तो ये सब फालतू की कहानियाँ कि फ्रेंड को भी कभी बर्फ पड़ जाती है, पता नहीं सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है तो छुट्टी हो जाती है। तुम्हें पता भी है छुट्टी है, नहीं है। बच्ची को यहाँ पे रख लिया। अचानक से हम फ्रेंड उसको ना सनी के दोस्तों के साथ भेज देते हैं। भई तुम सनी की बहन की बेटी कभी तुम्हारे घर आए, जो कि सेम ऐज है मेहर के जैसे, तुम उसको किसी भी रैंडम 8-10 यंग बंदों के साथ भेज दोगे कहीं पे भी? वो भी ओवरनाइट तुम्हारी ट्रेन की जर्नी है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि ट्रैवल खत्म हो गया, उसके बाद वो एक कार में बैठ के जाता है, क्योंकि वो झांसी तक जाती है आई थिंक ट्रेन। उसके बाद ये मोहदा जाते हैं जो 5-6 घंटे लगते हैं इन्हें। तो सोचो एक कार में 7-8 बंदे और एक ये छोटी बच्ची जो 15-16 साल की है वो बैठ के जाएगी। तो मतलब ये क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस वाली बात ही है ना, क्योंकि 5 सीटर में 5 लोग तो नहीं बैठेंगे। इंडिया में तो 5 सीटर में 7 लोग बैठ जाते हैं। तो ठस के तुम बैठोगे चिपक के एक-दूसरे से, और कौन उस लड़की को प्रॉपर स्पेस देगा? कौन उसको उसका ध्यान रखेगा कि इफ शी इज़ कंफर्टेबल और नॉट? तो कोई नहीं रखेगा। तो ये होती कौन है दूसरों के लिए डिसाइड करने वाली? अभी आप इस पिक्चर में भी देख लो, ये मेहर को लेके गई थी, वहाँ जुहू वगैरह गए थे जब ये शाहरुख खान की बंगलो के सामने इसने मेहर की फ़ोटो खिंचाई थी। तो उसमें रिज़ा को छोड़ गई, क्योंकि इसे गालियाँ पड़ती कि रिज़ा पढ़ाई नहीं कर रही क्या? रिज़ा को ले गए, लेकिन मेहर को साथ ले गए। मेहर आप देख सकते हैं उसका बैग टाँग के बच्चे का घूम रही है। तो भीड़ इकट्ठी करके लेके जाएगी, और इसको चाहिए इसका सामान उठाए, जो भी बच्चा चल रहा है, इसका फ़ोन पकड़े, इसका शूट भी कर दे और बाकी सारे काम भी करते रहे। फिर उन पे एहसान भी जताती रहेगी, देखो हम तुम्हें घूमने लेके आए हैं, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आए हैं। और मेहर को इसने मुंबई में 2-4 जगह घुमा-फिरा दिया है। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना-पीना खिला दिया है, पढ़ाई-लिखाई की कोई टेंशन नहीं, रात के 2-2 3-3 बजे तक जगो, जितना मर्ज़ी फ़ोन यूज़ करो, जो मर्ज़ी करो। और खाना-पीने की तो मतलब ऑब्वियसली कमी है नहीं, इसके घर में बिरयानी बनेगी, खुशामदीद से आएगी, पूरा पतीला भर के 2 दिन तक सारे सारे खाते रहो। हर तीसरे दिन इनके यहाँ केक कटता है, फ्रिज में भी 5-7 केक पड़े रहते होंगे, जब मर्ज़ी केक खाते रहो। रिज़ा बेवकूफ़ों की तरह कुछ को बेक करने के चक्कर में लगी रहती है, क्योंकि उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तेरे लिए तो बेकरी खोलेंगे। अरे भाई, जिस तरीके से रिज़ा की बेकिंग स्किल्स है ना, मतलब लिटरली एक बिल्डिंग में 15 औरतों की इतनी बेकिंग स्किल्स होती है। जिसको थोड़ा भी कुकिंग आती है ना और थोड़ा भी बेकिंग में इंटरेस्ट होगा, वो रिज़ा जितनी बेकिंग आराम से कर सकते हैं। रिज़ा कोई एक्सक्लूसिव बेकिंग नहीं कर रही है। ये उसको बेवकूफ़ बनाती रहती है कि हम तुम्हारी बेकरी खोलेंगे। भैया बेकरी खोलनी है तो खोल दो ना, कब खोलोगे? जब तुम्हारा यूट्यूब ठप हो जाएगा, या जब रिज़ा एकदम फ्रस्ट्रेट होके बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें याद आएगा? तो ये सब कहानियाँ करती है कि हम तेरे लिए ये करेंगे और तेरे लिए वो करेंगे।
तो बेसिकली इसने मेहर को जो बुला लिया है, मेहर को घुमा फिरा दिया है, थोड़ा-सा हवा लगा दी मुंबई की, तो अब ये लड़की जाना नहीं चाह रही है। एक तो पहले इसके घर में टेंशन क्रिएट करवा दी। इसने मेहर की सच्चाई वाले वीडियो में ड्रामा किया था कि देखो मेहर, तुम्हारी 3-3 अम्माएँ हैं। मेहर बोलती मेरी 3 अम्माँ हैं, तेरी मेरी 3 माएँ हैं। वो 3 माएँ कौन हैं? नाज़ा, बेटी एंड जो इनकी माताजी है आवा, जिसे आवा बोलते हैं। पता नहीं आवा का मीनिंग क्या होता है, बट आवा बोलते हैं। तो ये 3 माएँ हैं। जो उसकी स्टेप मॉम है, जो पता नहीं, मुझे लगता है पिछले 10-12 साल से तो इसे सँभाल ही रही होगी, वो उनका तो नाम ही नहीं आया है। उनका तो काउंट ही नहीं किया इन्होंने कि वो भी माँ हैं। तो अब ये तीनों माएँ यहाँ घर में बैठे, 3 तो नहीं, 2 माएँ तो यहाँ घर में बैठी हैं। उन दोनों माँओं के सामने ये सालू अप्पी जी कौन होती है डिसीज़न लेने वाली कि हम मेहर को किसी ऐरे-गैरे बंदे के साथ इतनी दूर मोहदा वापस भेज देंगे। तो इसने ये सब जो ड्रामा किया है ना, भेजा नहीं भेजा पता नहीं, अगर अगले अगले व्लॉग में मेहर नहीं दिखी तो इसने भेज ही दिया है। ये कुछ भी ड्रामा करेगी, फ्रेंड ये था, फ्रेंड वो था, फ्रेंड उसके अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, फ्रेंड उन्होंने बुलाया था, फ्रेंड हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, वो सब ड्रामा करेगी, कोई भी स्टोरी बिल्ड कर देगी। लेकिन जो मेहर की इसने लाइफ वहाँ पे खराब की है मोहदा में, क्योंकि उसका वहाँ मन नहीं लग रहा है, और यहाँ मुंबई की थोड़ी-सी हवा लगा दी है। पिछली बार वो हैदराबाद ले गई थी, हैदराबाद दिखा लिया, उसे लगा हाँ, बहुत अच्छी लाइफ है, यहाँ पे हम रहेंगे, और यहाँ तो मुंबई में भी बहुत अच्छी लाइफ है, हम कहाँ मोहदा की गलियों में घूम रहे हैं। इसे ये नहीं पता कि यहाँ पे रह के ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकर बन जाएगी। सनी अलग उसको हवा देने में लगा, देखो हमने कहा था तुम्हें, गर्मियों में कहा था तुम रुक जाओ, तुम रुक नहीं रहे। क्या आपको लगता है सनी दिल से चाहता होगा कि मेहर, रिज़ा, बेटी खाला इनके घर में रहें? सनी बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि 3-4 रिलेटिव उनके घर में पड़े रहें। ये सिर्फ़ इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसका ब्लॉग बन रहा है, कंटेंट बन रहा है, पैसे आ रहे हैं। सालों पी ने साफ बोल रखा है कि मैं इन सबको भगा दूँगी, तो फिर मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगी? पैसा कौन कमाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? जो अंधा पैसा बरस रहा है ना, जो 20-30 लाख रुपए महीने के बिना कुछ करे आ जाते हैं, तो कैसे आएँगे? तो इसको पता है सनी को कि ये सारे लोग कंटेंट है, इसलिए वो कह रहा है, "महर रुक जाओ।" इसीलिए सालों पे जी इतना, "महर हम तो चाहते हैं तुम रुक जाओ, इसलिए हमने कहा था पहले भी, तुम नहीं मानी। देखो महर, देखो कितनी अच्छी लाइफ है, रिज़ा को देखो कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, सारे दिन बेकिंग करती है, रिज़ा को देखो सारे दिन फ़ोन चलाती है, इधर से उधर पड़ी रहती है, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ़ 5-7 बार हैदर के डायपर चेंज करने हैं, उसको गोदी में लेके घुमाना है, बस इतना ही तो करना है। काम वाली तो हमने रखी है, खाना बना देती है, बर्तन साफ कर देती है। तुम्हें तो सिर्फ़ हमारा ही ऑर्डर पूरे करने हैं। जब हम बोले महर पानी दे दो, महर झूठे बर्तन रख दो, महर हमारी चप्पल निकाल दो, महर हमारा दुपट्टा दे दो, महर फ़ोन दे दो, महर हमारा चार्जर लगा दो, हमारे झुमके कहाँ हैं, हमारे लिपस्टिक कहाँ हैं, और हमारा सूट प्रेस कर दो। ये सभी तो छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं, लेकिन आज़ादी कितनी है, देखो हम तुम्हें कितना घुमाएँगे, तुम्हें कितना पॉपुलर बना देंगे। ये सब ड्रामा इसने करा होगा मेहर को बेसिकली। ये दिखाया होगा कि लाइफ़ बहुत अच्छी है, तुम कहाँ पड़ी हुई हो। ताकि मेहर भी ब्रेन वॉश्ड हो जाए, मेहर भी डिसाइड कर ले कि मैं भी यहीं पड़ी रहूँगी, तुम्हारे कदमों में नौकरानी बन जाऊँगी। और बेटी खाला, रिज़ा को देखो पसंद नहीं आ रहा है कि मेहर रुके। वो रिज़ा बार बार, नहीं सालों पे भेज दो ना उसे, भेज दो, नहीं नहीं भेज दो, वहाँ जाएगी, उसके फ्रेंड्स याद कर रहे हैं। उसे नहीं पसंद कि वो यहाँ आए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है बेटी खाला को पसंद है। अब क्या होता है कि इनके यहाँ ना पूरी हायरार्की चलती है। बेटी खाला जब होती है तो मेहर को काम पे लगा के रखती हैं। क्योंकि बेटी खाला को करना पड़ेगा अदरवाइज़ सारा काम। अब बेटी खाला तो मतलब मिड 40s वाली लेडी होंगी, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि उठ-उठ के 10 काम कर सकें। और अभी सबसे चैलेंजिंग टाइम अभी आने वाला है, क्योंकि अब हैदर चलने-फिरने लगेगा। 2-4 महीने में हैदर खड़ा होके चलने भी लगेगा, और अभी मुझे लगता है क्रॉल भी करने लगेगा विदिन अ मंथ। जब ये बच्चा क्रॉल करने लगता है या चलने-फिरने लगता है ना, तो फिर उसको सँभालना बहुत बड़ा काम हो जाता है, टास्क हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे-पीछे चलना पड़ता है तुम्हें पूरे टाइम। कभी वो यहाँ चढ़ेगा, कभी वहाँ चढ़ेगा, कभी कहीं अंदर घुस जाएगा, तो टिक के नहीं रहने वाला, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो बेटी खाला तो भैया दूरदर्शी है, बेटी खाला को समझ आ गया होगा कि मेरे बस का तो है नहीं इतना, मेरा हमारे घुटनों में दर्द रहता है सालों, इसको रोक लो, क्या करेगी ये पढ़ लिख के? हमारी बेटी ने भी नहीं पढ़ाई-लिखाई नहीं की, तुमने भी कौन सी पढ़ाई-लिखाई की? उल्लू तो बना ही रही हो ना पब्लिक को, क्या करेगी मोहल्ला में पढ़ लिख के? रोक लो इसको, यहीं पे काम कर लेगी, हैदर को सँभाल लेगी। अभी हमारे घुटनों में इतनी जान नहीं है कि हम हैदर के पीछे-पीछे भागेंगे। अब रिज़ा की हालत देखो कितनी मोटी हो गई है, तुम्हारी हालत देखो कितनी मोटी हो गई हो। तुम्हें तो आर्थराइटिस भी हो रहा है, कहती तो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो पता नहीं, ऐसे पब्लिक को तो बोलती रहती हो। तो फिर इसको रोक लो, सँभाल लेगी हैदर को। तो बेटी खाला ने भी इसके कान में हवा डाली होगी कि भैया मेहर को रोक लो और काम आएगी। तो अब इसका देखना नेक्स्ट शिकार मेहर है। मेहर थोड़ी-सी चालू दिखती है मुझे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जब वो इतनी सारी लग्ज़री दिखेगी उसे, उसे लगेगा आराम से पड़े रहेंगे,
खाएँगे, पिएँगे, ऐश करेंगे, एसी में घूमेंगे, एसी में रहेंगे, कहाँ गर्मी में मौदा में गलियों में घूमूँगी, तो हो सकता है इसके ट्रैप में फँस जाए। और सनी की माताजी की बात करते हैं। सनी की माताजी इतनी वीक लग रही हैं, इतनी वीक लग रही हैं ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही तो मौदा से आई है। तो 2-3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इतनी वीक लग रही हैं? अब लेके चल पड़ी है इन्हें जुहू, बांद्रा, ये पूरा बीच वगैरह पे, और वहाँ पे इतनी ठंडी हवा, माताजी की कुकड़ी जमी हुई है। सालों पे का फिगर देख लो, इस पिक्चर में ज़रा देख लो अच्छे से फिगर, इसकी हालत इस ऐसी हुई है। इंस्टाग्राम पे भी इसका बेचारी का डाउनफॉल आ गया, बेचारी कहलाने लायक नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी डाउनफॉल हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोएँ फ़िल्टर लगा-लगा के डालती है, ताकि पतली दिखे, इसको सूट के कोलैब आ जाएँ और कुछ कोलैबोरेशंस आ जाएँ, इसको प्रमोशन के लिए बुला लिया जाए। भई प्रमोशन के लिए उसको बुलाया जाना चाहिए जो अच्छे से पब्लिक से इंटरैक्ट कर सके, बात कर सके, एक अच्छी स्पीच दे सके, कुछ मोटिवेट कर सके, एम्पावर कर सके, कुछ तो बोल सके। ये नहीं कि अल्लाह, अल्लाह आपको भी दुआ दे, हमको बहुत दुआ, आपको दुआ, ये दुआ, वो दुआ। बस दुआ वर्ड से ऊपर ही नहीं उठती है तो। अब लेटेस्ट व्लॉग में इसने ये बोला था मोमोज़ बनाते समय कि फ्रेंड्स, जो मोमोज़ का साइज़ ऐसा हो गया, शेप ऐसी होगी, बट साइज़ एंड शेप डज़न्ट मैटर। भैया एजुकेशन मैटर्स, साइज़ एंड शेप डू नॉट मैटर होता है पहली बात, बट उसको भी छोड़ दो। इफ साइज़ डज़न्ट मैटर, देन व्हाई इज़ शी प्रमोटिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स? पहले तो ये वो एसीवी मोरिंगा सिरप बेच रही थी। फ्रेंड्स, उससे ये भूख नहीं लगती, उससे ये नहीं होता, क्रेविंग नहीं होती, फलाना नहीं होता, ढिकाना नहीं होता। अब एसीवी वालों का उन्होंने बंद कर दिया होगा प्रमोशन कि भाई तुम पिछले 1 डेढ़ महीने से हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम्हारे अंदर तो वेट कम हो नहीं रहा, तुम हमारी कंपनी बंद करवाओगे, बंद करो, हम नहीं दे रहे तुम्हें प्रमोशंस, आगे के कोलैबोरेशंस नहीं दे रहे, तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर रहे। तो इसने दूसरा बकरा पकड़ पकड़ लिया। वो अब कोई आयुर्वेदिक सिरप बेच रही है कि फ्रेंड्स इससे ये पी लो, इससे फिर वेट तुम्हारी गट हेल्थ ठीक हो जाती है, ये ठीक हो जाता है, वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। भाई जब तुम ये कह रहे हो कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और साइज़ डज़ नॉट मैटर, तो तुम हर 4 दिन बाद नया प्रोडक्ट बेचने क्यों आ जाते हो? बेसिकली इसको ह्यूज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज़ ऑफ हर वेट, और ये बहुत जलती भी है दूसरों से, क्योंकि इसकी लिस्ट में कौन लोग हैं? फ्रेंड्स, जो यूट्यूब की ऑडियंस है उनको तो बाय फेस से किसी को जानती नहीं है। इसको सिर्फ़ देखना होता है, नंबर 1 इसका टारगेट है भाभी जी। अपने ही घर में अपने ही लोगों से दुश्मनी ले रखी है इसने, भाभी जी। प्लस ये निदा वगैरह से भी बहुत जलती है, उससे भी बहुत कॉम्पिटिशन में आती है। बट शी फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट निदा इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, शी हैज़ मोर नेटवर्किंग स्किल्स, उसकी एक टीम है, वो जो भी कर रही है अपनी इंस्टा पे और जो भी काम कर रही है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग कर रही है। वो शी विल बी एबल टू मेक हर लाइफ बाय हरसेल्फ। वो इसकी तरह डिपेंडेंट नहीं है लोगों पे। इसकी तरह नहीं है कि मुझे 24 घंटे सनी चाहिए तभी मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ। मुझे 24 घंटे रिज़ा चाहिए कोई साथ में मेरे को सँभालने के लिए, मेरा घर चलाने के लिए, मेरा बच्चा सँभालने के लिए। निदा अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी लेगी। वो एजुकेटेड है, स्मार्ट है और मतलब उसका एक ना पर्सोना है। आई कैन सी एन ऑरा इन हर। तो वो इसके कॉम्पिटिशन है ही नहीं। इसको लगता होगा आई एम इक्विवेलेंट टू निदा, बट शी डज़न्ट नो दैट शी इज़ नोवेयर नियर निदा। तो इसको निदा से तो बहुत दूर है, निदा से तो बहुत ही नीचे है ख़ैर ये। और इसका सिर्फ ये है कि इसने ना मोहदा के एक पूरे अनपढ़ गैंग को इकट्ठा करके अपना व्लॉग बनाती रहती है, और बहुत सारी पाकिस्तानी ऑडियंस है, बहुत सारी बांग्लादेशी ऑडियंस है, बहुत सारी ऐसी इंडिया की भी ऑडियंस है जो जिनको ये पता ही नहीं कि ऐसे पॉडकास्टर्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जो या नेहा फ़ैज़ी इनकी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती है और वो इनको एक्सपोज़ करती है या इनकी रियलिटी बताती है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कई बार कहा कि जितने भी पॉडकास्टर्स हैं या रेडिट है और नेहा फ़ैज़ी के लिसनर्स हैं, वो सब मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 के होंगे। इसके व्यूज़ आते हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन। तो 800 900 के यूज़र्स ऐसे हैं जिनको शायद पता ही नहीं कि इस टाइप के चैनल्स हैं जो इनको एक्सपोज़ करते हैं या जो इनकी रियलिटी बताते हैं। उनको लगता है जो ये कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। पब्लिक लिखती रहती है, "सालो अप्पी आप इतना फैमिली के लिए करते हो।" भाई कर क्या रही है फैमिली के लिए? कोई बता तो दे, फैमिली के लिए कर क्या रही है? जितना परसेंटेज इसने कमाया है, उसका आधा भी फैमिली को दे दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। आधा तो क्या है, 10% 5% भी नहीं देती, कुछ भी नहीं करती है फैमिली के लिए। तो अब ये तो चलो इसकी बातें हो गई। अब बात करते हैं रुखसाना बाजी की। रुखसाना बाजी का चैनल मेरे पास कई बार ऐसे मेरी फीड में आ जाता था। मैं देखती थी वो अजीब-अजीब डांस-वांस करती रहती है। एंड यस्टरडे व्हेन आई वॉच्ड नेहा फ़ैज़ीज़ व्लॉग, आई केम टू नो दैट शी इज़ लिविंग इन अ पैथेटिक कंडीशन, और
किस तरीके से वो एक वहाँ की लोकल यूट्यूबर को अप्रोच कर रही हैं कि भई मेरे को प्रमोट कर दो थोड़ा, और वो लड़की बैठ के रुखसाना बाजी को प्रमोट कर रही है, उन्होंने घर-वर दिखाया है। एंड आई फेल्ट सो बैड, मैं बता नहीं सकती कि ये कितनी गिरी हुई औरत है, कितनी गिरी हुई, कि रुखसाना बाजी को इसने यूज़ किया है अपने ब्लॉग्स में, कितनी बार ब्लॉग्स में यूज़ किया पहले से। और रुखसाना बाजी ना दुपट्टा नहीं रखती थी सर पे, क्योंकि अपने ब्लॉग में, अपने वीडियोज़ में वो दुपट्टा नहीं रख के घूमती। लेकिन इसने डलवाया होगा दुपट्टा कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो कोई भी लेडी आएगी तो सर पे दुपट्टा रख के ही आएगी। तो बेचारी को दुपट्टा डलवाया, अपने हिसाब से चलवाया, पूरा शूट किया, उनको कंटेंट बना के पैसे खा गई उनके हिस्से के, जो उनके हक के बनते हैं। और उनको प्रमोट भी नहीं करी। मजाल कि इसने एक बार भी बताया हो कि रुखसाना बाजी ने भी चैनल खोल लिया है या इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप उनको देख लो। क्योंकि देखो, प्रमोट करना एक चीज़ होती है, उसके बाद उस बंदे की किस्मत होती है। तुम प्रमोट करके सारी ज़िंदगी का सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तुम प्रमोट करके सिर्फ़ एक बूस्ट दे रहे हो, उसके बाद उस लेडी का कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो तुम लोग देखोगे बार-बार, और नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑडियंस दूर हटने लगेगी, नहीं देखेगी, अनफ़ॉलो कर देगी, अनसब्सक्राइब कर देगी। लेकिन तुम एक बार बूस्ट तो दे दो, एक बार तो हेल्प कर दो। ये लेडी वो है जो एक बार हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वो लेडी है जो जिस इसकी फैमिली में जिसने यूट्यूब खोला है, उनसे रिश्ते तोड़ लिए, उनसे इसने खुद ही रिश्ते नहीं तोड़े, बल्कि अपने रिलेटिव्स को भी बोलती है कि रिश्ते तोड़ दो। बेटी खाला को रुखसाना बाजी नहीं, रुकैया के ब्लॉग में नहीं आने देती है। सोचो, नानी जो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, बेचारी वो भी बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में रह रही हैं, उनको भी रुकैया के ब्लॉग में नहीं आने देती हैं। और रुकैया का घर, मतलब रुकैया के पेरेंट्स का घर और नानी का घर ऐसा है, लिटरली एक ब्लॉक जिसे कहते हैं कि मतलब 4-5 घर छोड़ के, जैसे होता है ना इंडिया में 4-5 घर छोड़ के, इतनी ही दूर है बस। उसी एरिया में बिल्कुल उस उनके घर के पीछे ही है लिटरली, लेकिन वो आने नहीं देती है। ऐसा भी नहीं है कि या तो चालों पे पूरा सपोर्ट करे, 100% मैं ही सपोर्ट करूँगी, मैं ही उनका घर बनवाऊँगी, मैं ही उनके लिए नौकर-चाकर रखूँगी, मैं उनको मंथली 20-25 हज़ार रुपए दे दूँगी उनके खर्चे के लिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी और वो किसी के ब्लॉग में ना आए। तब तो एक्सेप्टेबल है कि चलो करो, तुम पूरी उनकी सेवा करो। लेकिन नहीं, वो जिस हाल में रह रही है रहेंगी, लेकिन वो उनके ब्लॉग में, किसी और के ब्लॉग में नहीं आ सकती। तो इतना कंट्रोल करना किसी को अच्छी बात है? तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे रुखसाना बाजी के इंस्टा अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगाया है, जस्ट बिकॉज आई वांट टू सपोर्ट हर। वुमेन है, हार्ड वर्किंग है, एंड वी शुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। इसलिए मैंने लगाया क्योंकि बहुत लोग इसके सबा के ब्लॉग में लिख रहे थे रुखसाना बाजी का इंस्टा हैंडल क्या है, तो लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है तो करना, या किसी को फॉलो करना है तो कर लीजिए। और मतलब सोचो, इतनी जो 5,000 रुपए उनको सैलरी देती है, इसका रुखसाना बाजी का जो घर है वो 2,000 रुपए के ऊपर रेंट पे है। तो बचा सोचो 3,000 रुपए उनके बचते होंगे, 3,000 में क्या वो अपना घर का खर्चा चलाती होगी, उनका बच्चा भी है। तो मतलब कैसे मैनेज कर रही होंगी? और इसीलिए हो सकता है इसने रुखसाना बाजी को आने नहीं दिया हो, क्योंकि उसने इंस्टा खोल लिया है, तो इसको ये लग रहा है कि ऐसा ना मुझे शूट करके अपने किसी उसमें दिखा दे, वीडियो में, और इनके थोड़े व्यूज़ बढ़ जाए। मतलब सोचो, कॉम्पिटिशन भी किससे करे जो बहुत ही लोअर है इससे, मतलब रैंकिंग के हिसाब से कह रही हूँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रुखसाना बाजी के कितने फॉलोअर्स बढ़ जाएँगे, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोज़ बनाती हैं, वो उनका कैमरा भी बहुत लो क्वालिटी का है, ब्लर से वीडियो होते हैं, हिलते-डुलते हैं, उनको आता भी नहीं है, और मुझे लगता नहीं इंस्टाग्राम से कुछ उनको पेमेंट आने भी वाली है। अगर यूट्यूब वगैरह खोले तो शायद कुछ चांसेस हैं, बट उनको कुछ नहीं आता, तो कितना, मतलब कितना कमा लेंगी? 1000, 2000, 5000, मैक्सिमम 10,000, इससे ज़्यादा तो मतलब चांस ही बहुत कम है, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं आता होगा, पढ़ी-लिखी भी नहीं होंगी वो ज़्यादा। तो फिर भी सोचो, इतना कॉम्पिटिशन है कि गरीब इंसान को इतना भी फ़ायदा ना हो जाए कि उसका 2 वक़्त की रोटी चल जाए। इतना ज़्यादा जेलसी, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन करो ना तो अपने से बराबर वालों के साथ करना चाहिए, अपने से हाई वालों के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल जो तुमसे बहुत लो हैं उससे कॉम्पिटिशन करो। अभी सेम चीज़ हुई इरफ़ान। इरफ़ान वो है जो सनी के साथ मोहदा से आया था, और नेहा फैज़ी ने भी बताया था, और सनी के साथ रेस्टोरेंट में काम करता था। तो अचानक से उसका एक वीडियो फ्लैश होता है मेरी फ़ीड में कि हम लोग मुंबई छोड़ के जा रहे हैं, एंड समहाउ आई रिकॉग्नाइज़ दैट गर्ल, कि ये मैंने कहीं न कहीं देखी है, एंड मैंने उसका वीडियो देखा तो पता चला ये इरफ़ान की वाइफ़ है। तो जाते-जाते उसने जैसे बताया था कि हाँ, मुंबई उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये सब वो सब। नेहा ने बताया कि वो 12,000 रुपए उनकी रेंट होता था और अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और बेसिकली उससे बहुत काम करवाता था।
तो अब आप सोचो कि चलो इरफान उसका रेस्टोरेंट में काम करने वाला ही नहीं था, उसका फ्रेंड भी था, सनी का फ्रेंड। तभी भी इतना उसके साथ इन्होंने ऐसा बैड बिहेवियर किया कि ना मिले, ना उनके चैनल को कभी सपोर्ट किया। जैसे ये जो है ना सबीना अहमद, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, ये इरफान की वाइफ है। पहले ये कुकिंग के वीडियोस बनाती थी। कुकिंग के वीडियोस में इसको 500, 700, 800, 200, 250 इस टाइप के व्यूज आते थे। 1000 तक भी शायद ही कोई रीच किया होगा। फिर इसने 2-3 ब्लॉग पहले ही अपने व्लॉगिंग के वीडियो बनाने शुरू किए। अब सबको लगता है मोहल्ला में, पूरे मोहल्ला में लगता होगा भैया एक लड़की ने व्लॉगिंग की और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो हम भी व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। तो उसने व्लॉगिंग की, उसमें उसको अच्छा व्यूज़ मिल गए। लेकिन सालों पे जी की आँख में खटक गया कि भैया व्लॉगिंग पे तो सिर्फ़ मेरा और मेरा हक है। कोई और व्लॉगिंग कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ये आगे निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो 40 लाख कमा रही हूँ, ये 45 लाख या 50 लाख कमाने लग जाए। सोचो इसका दिमाग देखो। मतलब इतनी ज़्यादा जेलसी कूट-कूट के भरी हुई है कि जो नए व्लॉगर हैं ना, जो अभी बनाना शुरू कर रहे हैं, उनसे इसको इतनी जेलसी है। जबकि वो इसके लेवल तक कभी पहुँच भी नहीं पाएँगे, क्योंकि व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे, जब सारे लोग वेले होते थे, घर में ट्रैप्ड होते थे, उनके पास कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता नहीं था, घर से बाहर जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, तो लोग घर में बैठ के टाइम पास करने के लिए अपने-अपने फ़ोन पे देखते थे कुछ वीडियोज़। तब ये व्लॉगिंग शुरू हुई थी और लोग भी जो घर में रहते थे, उनके पास भी कुछ करने को नहीं था, तो अपने-अपने व्लॉग्स बनाने लग गए कि अपने-अपनी जो डेली लाइफ़ है, वो रिकॉर्ड करके डालने लग गए। तो ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब पीक पे थी व्लॉगिंग कोविड के टाइम पे। सालों की भी किस्मत तभी चमकी थी कि भाभी को दिखा दिया जी, भाई को दिखा दिया, रिज़ा रेहान को दिखाते रहे, अम्मी के सलाम ठुमके दिखाती रही और ब्लॉगिंग हिट हो गई। मोहल्ला की गरीब जनता इसे मिल गई, सारे रिश्तेदार मिल गए। तो ऐसे करके इसकी चल पड़ी। तो इसको क्या लगता है आज के ज़माने में ब्लॉगिंग कोई इतनी ज़्यादा थोड़ी ना चल जाएगी किसी की, कि इसके बराबर पहुँच जाए या इसका आधा भी पहुँच जाए। बल्कि जिस की भी ब्लॉगिंग चली थी ना कोविड के टाइम पे या 4-5 साल पहले, उन सबके व्यूज़ बहुत डाउन हो चुके हैं। आज ही मैंने अरमान मलिक का व्लॉग्स का देखा चैनल कि उसका क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि उसकी एक कोई दोनों में से कोई एक वाइफ प्रेग्नेंट है। आई नो इट इज़ लाइक बीएस बट तो मैंने देखा तो नाउ शी इज़ स्टिल प्रेग्नेंट। लेकिन उसके व्यूज़ देख के आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड। उसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ उसके 300-400 के पे आ चुके हैं। सालों पे जी के अभी भी 1 मिलियन तक जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? ये कौन-सी कम्युनिटी है या कौन से ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं जो इसको सपोर्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और लोग लिख रहे हैं कि अब देखा जाए ना, तो आज के टाइम पे इसके पास 80 टू 90% कमेंट्स नेगेटिव आ रहे हैं। तभी भी मोटी चमड़ी इतनी ज़्यादा है कि इसे शर्म ही नहीं आती। रोज़ अपना मुँह उठा के आ जाएगी, हाय फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं, हाय फ्रेंड्स हम चश्मा लेने जा रहे हैं, सासू माँ को चश्मा दिलाएँगे। एक कंटेंट बना लिया, अपने लिए चश्मा लेने गई, अगला कंटेंट बना लिया, सासू माँ के लिए लेने गई। रिज़ा भी चल रही है साथ में, बेटी खाला भी चल रही है, सारा पलटन चल रही है। आधी दुकान इन्होंने अपने चश्मे की दुकान इन्होंने अपनी आधी पलटन से भर दी होगी। उसमें भी तमीज़ से नहीं लेंगे कोई भी कुछ भी सामान ना तमीज़ से नहीं लेते। सारे फैल जाते हैं। तुम ये लगा लो, तुम ये लगा लो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम बुरे लग रहे हो, फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, हैदर को अलग कोई लेके संभाल रहा है। मतलब ये पूरी नौटंकी सी करके एक कंटेंट बना लेती है। रिज़ा को ले लेके घूमे जा रही है, रिज़ा अलग से, हाँ, सालों में 3 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब हम थक गए, वहाँ-वहाँ पराठे बनाने का मन कर रहा है। जब मैंने वो पार्ट देखा था ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया था। उसी टाइम मेरा मन कर रहा था पॉडकास्ट बनाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं-नहीं, आई हैव टू होल्ड माय सेल्फ वरना ये चीज़ कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर मुझे छोटी-छोटी चीज़ों पे ऐसा हुआ ना कि खुजली हुई फिर मैंने उस पॉइंट पे बेसिकली मैं कहना ये चाह रही थी कि कितना ड्रामा कर रही है। हुआ क्या था उस सीन में, माताजी सुबह-सुबह बैठ के रोज़ा था तो अपना जो भी फास्ट खोल रही होंगी और रिज़ा अंदर पराठे बना रही थी। अब वो सुबह का टाइम था, मेड आई नहीं थी। बेटी खाला गई होंगी नीचे फ्रेश होने या पता नहीं जहाँ पे भी जो भी है, बेटी खाला थी नहीं अवेलेबल, तो माताजी के लिए पराठे कौन बनाएगा? भालू तो अपनी माँ के लिए कभी ना बनाए पराठे। भालू तो सिर्फ़ ज्ञान बाँटने के लिए पैदा हुई है, प पैसे छापने के लिए और अपना रेस्ट करने के लिए, तो भालू क्यों बनाएगी? तो बनाएगा कौन? रिज़ा बनाएगी। अब इसको शूट भी करना है। अरे भाई कुछ हो रहा है घर में, शूट ना करें, तो शूट भी करना है। तो रिज़ा को एक डायलॉग चिपका दिया कि रिज़ा मैं तुम्हें दिखाऊँगी तो सही। अब तुम मुझे सेव करने के लिए, ताकि मुझे गालियाँ ना पड़े, तुम ये बोल दो। तो रिज़ा जी बोलती है, "हाँ, सालों पे 3 दिन से पढ़ाई कर रही हूँ, थक गई थी इसलिए मेरा मन कर रहा था कुछ कुकिंग करने का, तो इसलिए अम्मी जी के लिए पराठे बना रही हूँ।" ये कुकिंग होती है? अम्मी जी के लिए पराठे बना रही हो? तुम कुकिंग करनी थी तो पूरा खाना बनाओ, लेविश खाना बनाओ, 4 सब्जियाँ बनाओ, तुम दही बड़े बनाओ, हलवे बनाओ, पूरियाँ बनाओ, पूरी कुकिंग करो ना। 4 पराठे बनाने को कुकिंग करने का मन नहीं कहते हैं। उसको ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर टास्क दिया है, तुम्हें काम बोला गया है, वो तुम्हें करना है।
तो माता जी बैठ के वहाँ ठूस रही है पराठे। अरे बहुत अच्छे लगे गरम-गरम पराठे खा लिए, 2 खा लिए हमने तो मज़ा आ गया। उधर से सालू भी कहती है कि अम्मी देखो कैसे है ना तेल के पराठे। हाँ, मोहदा भोपाल में खाते थे हम तेल के पराठे अम्मी। अब कहाँ खाते हैं तेल के पराठे, अब तो घी के पराठे बनते हैं। उसमें भी तेल और घी में भी अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे कि भैया देखो हमारे यहाँ घी के बनते हैं और पहले भोपाल में तो तेल के बनते थे। मतलब इसका तो ये रोना ही नहीं खत्म होता कि हम पहले गरीब थे और हमारे पास अब इतना पैसा हो गया कि हम तो घी में नहा रहे हैं। मतलब इतनी छोटी सोच, और ये इससे साफ पता चलता है कि मतलब बहुत छोटी सोच, जिनको कभी कुछ मिला नहीं हो, जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं हो, जिन्होंने कभी ढंग से ज़िंदगी जी नहीं हो, उनके पास अनाप-शनाप पैसा आ गया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पैसा कहाँ यूज़ करें। अब आप ये देखो कि ये लड़की लड़की नहीं औरत, ये लेडी हर रोज़ शॉपिंग करने जाती है और अपने लिए तो ये अच्छी-अच्छी चीज़ें शॉपिंग करती है। जैसे बर्किनस्टॉक के चप्पल जो कि 30-40 हज़ार के आराम से आते होंगे, वो चप्पल लेके आ रही है। बीबा से, मलमल से कपड़े लेके आ रही है अपने लिए, या अपनी माताजी के लिए भी ले आती है कभी-कभी साल में 2-3 बार। लेकिन ये रुखसाना बाजी को 5,000 रुपए देती है। जो ये 20-30 हज़ार के कपड़े लेके आती है, एक बार पहनती है, उसमें पहनती भी एक ही बार है। सबसे बड़ी बात है महारानी जी पहनेगी भी एक ही बार। 20-30 हज़ार के कपड़े एक बार पहन के फेंक देती है, तो रुखसाना बाजी जो पूरे महीने काम करती है और कई घंटों काम करती है, उसको 5,000 रुपए देती है। मतलब कितना अनफ़ेयर है ये सब, सोचो तो। अब जो साल रुपए की माताजी हैं, वो मुझे लगता है कि इनके घर में ना जैसे बागवान वाली डील हुई है कि पिताजी के खर्चे अब सानू भाई उठाएँगे। पिताजी सानू भाई का कंटेंट है, पिताजी को कंट्रोल सानू भाई करेंगे और माताजी के खर्चे अब सालू पे उठाएँगी। वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको घुमाना-फिराना कंटेंट वो उनका है। क्योंकि अब आप देखो ना, माताजी सारे टाइम सालों-ओपी के घर पड़ी रहती हैं। सिर्फ़ सोने ही जाती होंगी, या जब वो बोर हो जाती होंगी ना, कुछ मिलता नहीं होगा खाने-पीने को, तो बोर होके चली जाती होंगी। लेकिन सारे टाइम मोस्टली उनके घर पाती हैं। और घूमने-फिरने कहीं भी जाना हो ना, तो माताजी ज़रूर लगती हैं। भैया मुझे नहीं समझ आता कि माताजी के घुटनों में दर्द है, वैसे सारे दिन वो वॉक करने बोलो ना तो नहीं, वॉक करने नहीं, हम तो चला नहीं जाता हमसे, घुटने में बहुत दर्द है, हमसे नहीं चला जाता। लेकिन कहीं भी सालों पे घूमने जा रही है, माताजी ठुमक-ठुमक के चल पड़ती है। तो क्यों लेके जा रही है? चलो माना कि कंटेंट भी बनता है, वहाँ बिठाएँगी, पूछेंगी 4 बातें, बस बन गया कंटेंट, यही तो होता है इसका कंटेंट। अम्मी क्या कर रही हो? अम्मी मज़ा आ रहा है? अम्मी कैसा लग रहा है? अम्मी बहुत अच्छा, अम्मी क्या खाओगी? अम्मी देखो अम्मी आप हमारी तारीफ़ नहीं करते। ये सब करके इसका कंटेंट भी निकल जाता है। लेकिन अगर जेन्युइनली माताजी के घुटनों में दर्द है, तो माताजी क्यों लद के चल पड़ती है सबके साथ? और सनी की माताजी आई हुई हैं अभी, और ऑब्वियसली हफ्ता 10 दिन ही रहेंगी, इससे ज़्यादा तो ये रखने भी नहीं वाली। तो सनी के पेरेंट्स को, सनी को और सबा को अगर एक साथ कहीं रहना है, घूमने-फिरने जाना है, डिनर लंच करने जाना है, तो इन्हें जाने देना चाहिए ना। नहीं जी, बेटी खाला भी घुसी हुई है, सब लोग घुसे हुए हैं, माताजी ज़रूर घुस के आएँगी देने। क्या पता हमारी बेटी को भड़का दे, क्या पता प्रॉपर्टी उनके नाम अपने नाम करवा ले। हम अपनी बेटी को ध्यान रखेंगे, बेवकूफ सी बेटी है, पता नहीं कैसे चल पड़ी इसकी किस्मत, अकल नहीं है हमारी बेटी में, सनी पे बहुत हमें भरोसा नहीं है, अपने नाम करवा लेगा, भाग जाएगा, इसलिए हम पूरे टाइम साये की तरह रहते हैं बेटी के साथ अपनी, हम छोड़ नहीं सकते। स्पेशली जब उसकी सासू माँ आती है ना, सनी का अकड़ बढ़ जाती है। हम नहीं छोड़ेंगे अपनी बेटी को 2 मिनट भी। हमारा बस चले तो बेडरूम में भी हम फैल के सो जाएँ, लेकिन उसमें तो हम थोड़ा शर्मा जाते हैं कि बेटी भी हमारी बहुत नालायक है, क्या पता कब क्या करना शुरू कर दे, इसलिए हम थोड़ा दूर रहते हैं, बेडरूम में नहीं घुसते ज़्यादा। लेकिन हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, घूमने-फिरने में हम पूरे माहिर हैं, हमारे घुटनों में जान आ जाती है घूमने-फिरने की बात सुनते ही। तो माताजी तो बिल्कुल ना छोड़ती नहीं है। और अब आप कई लोग ना इसके कमेंट्स में लिख रहे हैं कि देखो बेटी खाला कितनी बेवकूफ़ है, ये नहीं कि अम्मी के घर में जाके रहे, और रिज़ा को बेटी खाला को अम्मी के घर में रहना चाहिए जी। सनी के पेरेंट्स आए हुए हैं, उन्हें हैदर के साथ टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, उन्हें पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और सालू जी को अपने सास-ससुर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए अकेले, अपनी माँ को क्यों लाद के लेके चलती है, ये सब लिख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भैया सानू भाई ने रोक रखा है कि कोई भी माताजी के घर में डेरा नहीं जमाएगा। अगर सानू भाई ये नहीं रोकते, तो ये तो औरत ऐसी है कि अपने घर 4 घंटे का कंटेंट निकलवाती है और सबको भगा देती कि मेरे घर में ना कोई खाएगा, ना पिएगा, ना रहेगा। वहीं पे जाके नहाओ, वहीं पे जाके सो और वहीं पे जाके सारे काम करो। सिर्फ़ मेरे घर 4 घंटे की अटेंडेंस देने आओगे तुम लोग। इसलिए सानू भाई ने स्ट्रिक्ट करके रखा है कि भई कोई नहीं आएगा मोदा मंडली। मोदा मंडली अगर सबा का कंटेंट है, तो सबा के घर में ही रहेगी, नहीं वहीं नहाएगी, वहीं खाएगी, वहीं सोएगी। तो व इसीलिए साल ओपी के घर पड़े रहते हैं, बट वो बात और है, नहाने और बाकी ये सब बाथरूम यूज़ करने वो नीचे जाते हैं। सोचो, क्योंकि अभी इससे दिखाया था, महर टूथब्रश
ब्रश में पेस्ट लगा के बैठी हुई थी सुबह-सुबह और सालों पे कहती क्या हुआ? मेहर बोलती है वेट कर रही हूँ बाथरूम खाली होने का क्योंकि 2 बाथरूम्स होंगे ना, एक बाथरूम सालो जी का होगा उसके बेडरूम से अटैच्ड और एक एक्स्ट्रा होगा। तो सालू जी बोलती है, "अरे कोई बात नहीं हमारा वाला यूज़ कर लो ना।" व्हिच मीन्स कि रेगुलर डेज़ में या रेगुलर टाइम पे इन लोगों को साल ओपी का बाथरूम यूज़ करना अलाउड नहीं है। अगर जो कॉमन बाथरूम है वो बिज़ी है तो एवरीबॉडी हैज़ टू वेट, दे हैव टू बी इन क्यू। भई जब वो खाली हो जाएगा, चाहे भले ही तुम्हें कितनी भी ज़रूरत हो, अर्जेंसी हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते मेरे वाले में। समझ रहे हो? ये कभी-कभी जो दिखा देते हैं ना, फ्रेंड्स देखो रिज़ा ने रात भर पढ़ाई की इसलिए वो सो रही है। वो सो नहीं रही थी, वो दुपट्टा रख के जो सोने की एक्टिंग कर रही थी ना, वो सो नहीं रही थी, वो हैदर के पास लेटी थी क्योंकि अभी इसको हैदर के पास एक 24 घंटे का कोई बंदा चाहिए क्योंकि हैदर रोल करने लगा है। तो कोई नींद में हैदर रोल करके गिर ना जाए इसलिए उसको एज़ अ असिस्टेंट साथ में सुलाया गया था। और ये कभी-कभी ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि भैया लोग कहते हैं ना कि भैया ज़मीन पे पड़ी रहती है रिज़ा, तो देखो फ्रेंड्स हम कभी-कभी उसको हमारा बेडरूम भी शेयर करने देते हैं, हमारा बेड भी यूज़ करने देते हैं। वो बात और है कि हम उसको बोलते हैं कि हम सब हिजाबी हैं, पूरा खानदान हिजाबी है, तो तुम सोओगी भी हिजाब लेके, सर पे हिजाब लेके सो। तो ये सर पे चुन्नी-वुन्नी डाल के जो सोने की एक्टिंग कर रही है ना, ये साफ पता चल रहा है नकली एक्टिंग कर रही है, ये कोई सो नहीं रही थी। तो पूरी फैमिली इनकी ऐसी ही है, झूठ बोल रहे हैं और देखो हर चीज़ का एक ना फल मिलता है, अगर तुम गलत काम करोगे मिलेगा फल थोड़ा किसी को थोड़े दिन बाद मिलता है, किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है। अब दीपिका और शोएब की अकड़ तो ढीली हो ही चुकी है। शोएब का ब्लॉग आया नहीं है जब से उन्होंने बड़ा सफाई पेश की थी ना कि देखो फ्रेंड्स ऐसा है हमारे घर में 3 बच्चे हैं और सबका एजुकेशन का लेवल अलग-अलग है, सबका दिमाग का लेवल अलग-अलग है, तो ये मत कहो कि वो पढ़ता नहीं है, उसकी मर्ज़ी पढ़े ना पढ़े, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सब जो ड्रामा किया था ना कि भई रिज़ा तो बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्टेड है ही नहीं और सारा बहुत अच्छी इंटरेस्टेड है और उसका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, वो सब उसने ड्रामा किया था जो अपना क्रेडिट ले लिया था कि सारा की एजुकेशन का क्रेडिट मेरा। तो उसके बाद से जो गालियाँ पड़ी उसके बाद से जनाब तो गायब है। जनाब इधर-उधर भटक रहा है, लेकिन ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। और दीपिका को भी बहुत गालियाँ पड़ती है। दीपिका तो अलग ही लेवल की है, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है इस खानदान से शादी करके। वो बंदा तो है ही रिग्रेसिव माइंडसेट का, कंट्रोलिंग है, कुछ काम करता नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन उसको एक अपर हैंड चाहिए मैरिज में कि उसको सब कुछ अपने हिसाब से चलवाना है। दीपिका ज़बरदस्ती देखो, जब तक तुम अपने लिए एक स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हें सामने वाला झुकाने की कोशिश करता ही रहेगा। तो दीपिका इस मैरिज में ना ज़बरदस्ती ऐसे झुकी पड़ी है, ऐसे इनको प्लीज़ करने में लगी हुई है। मुझे लगता है उसको समझ सब कुछ आ चुका है। उसको ये लगता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, उसको ये लगता है कि देयर इज़ नो अदर वे। बट ऐसा नहीं है। एक शादी नहीं चली, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी शादी में तुम अपनी लाइफ़ ही बर्बाद कर दो उसे चलाने के लिए। अगर नहीं चीज़ें तुम्हारे फ़ेवर में हो रही है, तो यू कैन कम आउट ऑफ दैट मैरिज एज़ वेल। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई ठप्पा लग जाएगा कि भई तुम ऐसे हो और वैसे हो, तुम प्रॉब्लमैटिक हो। अदर पार्टी भी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है और इसके केस में तो सारी दुनिया को दिख रहा है भाई कितना प्रॉब्लमैटिक है। कोई भी लड़की इतना बर्दाश्त ना करे जितना दीपिका कर रही है और क्यों कर रही है वो भी आज तक हमें समझ नहीं आ रहा। 5 बीएचके इसके नाम पे है। टीवी इंडस्ट्री में इसके कुछ तो कनेक्शंस होंगे, अगर चाहे हाथ-पाँव मारे तो कहीं न कहीं से कुछ काम मिल सकता है। अपनी लाइफ़ आराम से जी सकती है। यहाँ पे बैठ के इस चारदीवारी में बैठ के ये ना थोड़े दिन में और भी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि इसको इतना भी अलाउड नहीं है कि बाहर निकल के ये अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्तों के साथ घुल-मिल सके, कुछ चाय-कॉफ़ी के लिए जा सके या अपने फ्रेंड्स को अपने घर में इनवाइट कर सके या उनके घर जा सके। इसको कुछ भी अलाउड नहीं है। अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना तक इसे अलाउड नहीं है। अ, अपने रिलेटिव से मिलने तक अलाउड नहीं है। सिर्फ़ माँ की भी ज़रूरत तब इसे महसूस हुई जब बच्चा इससे खुद से नहीं पाला गया। तब माँ को बुला लिया गया है। वरना माँ से भी डिस्कनेक्टेड थी, पिताजी से डिस्कनेक्टेड है। सोचो माता-पिता से ही डिस्कनेक्टेड है, जो पिताजी इसकी ही कम्युनिटी में बिल्कुल आस-पास ही रहते हैं, मीरा रोड पे ही रहते हैं, उनसे नहीं मिलती है, वो नहीं आ पाते। तो ऐसा इंसान मतलब क्या ही फ्यूचर होल्ड करता है। कुछ सालों बाद ना ये इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि म लाइफ़ में मैंने क्या अचीव किया, लाइफ़ में मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जो थे ना नकली रिश्ते, जो इसने मेरी ससुराल, मेरी अम्मी ने मेरी माँ से ज़्यादा प्यार किया, मेरी गुड़िया, उन सब ने अपने रंग दिखा दिए। 4-5 साल बाद इसकी हालत और इनके रिश्ते और भी खराब होएँगे क्योंकि जब इसका यूट्यूब का करियर दोनों तीनों का हिलने लगेगा ना, हिल तो गया ही, थोड़ा और ज़्यादा आएगा ना, तब ये असली रंग दिखाएँगे, धोएँगे एक-दूसरे को, बेइज़्ज़त करेंगे रिश्ते को
और ख़राब करेंगे, अपनी पुरानी बातें निकालेंगे, क्योंकि इन्हें व्यूज़ चाहिए होंगे। और इन्हें पता है कि घर के कलेश दिखाएँगे तो व्यूज़ मिलेंगे, तब ये उस लेवल पे आ जाएँगे। सबसे पहले तो सालू जी आएँगी, तो और डिस्टर्बेंस होएगी फैमिली में। अभी जो इफ्तारी पे मिल रहे हैं, रमज़ान पे मिल रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन पे 2 घंटे के लिए मिलते हैं अब ये। पहले तो भैया इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता था कि पूरी फैमिली डेला जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अब ये 2 घंटे, 3 घंटे भी एक-दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं होते। अगर ये डेला भी गए थे ना, तो सारे मिलके कुछ कर नहीं पा रहे थे। कोई इनका इवेंट ऐसा नहीं था जिसमें सारे लोग बैठ के आराम से गप्पे मार रहे हों। सिर्फ़ व्लॉग के लिए ढोंग था, रात को बैठ गए जी, केक काट लिया, लेकिन कोई आई कॉन्टैक्ट बना नहीं पा रहा है, कोई एक-दूसरे को अ, जैसे होता है ना, पास बैठ के अपनेपन से बात नहीं कर पा रहा है, कोई रिलेशन नहीं रह गया। सब अपने-अपने ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग हो गया पूरा कट एंड बाकी तू कौन और मैं कौन। तो ऐसे रिश्ते तो आज के टाइम पे हैं। जो आज के टाइम पे इनके सेलिब्रेशन चलते हैं, उसमें सिर्फ़ टाइमिंग में दी जाती है इन्हें कि 12 बजे आ जाना। ये सारे लाइन लगा के 12 बजे पहुँच जाते हैं, सोफ़े पे लाइन से बैठ जाते हैं, केक कटता है, केक खिलाया जाता है, म्यूज़िक बजता है और सबको एक-एक गिफ्ट थमा दिए जाते हैं। उसके बाद दीपिका जी बोलती है, "अब जाइए।" सिग्नल मिल जाता है शोएब से, "अब निकलिए।" कोई इनको बिठा के, जो दीपिका पहले 5 साल पहले जो पूरे दिन बैठ के 15 आइटम बनाती थी ना और सबको खिलाती थी, फिर सबसे रिव्यू लेती थी, उनके पैरों में बैठ के, "कैसा लगा अम्मी? कैसा लगा? पास्ता कैसा लगा? ये गोलगप्पे, दही बड़े कैसे लगे? मटन बिरयानी कैसी लगी?" वो सब बंद हो चुका है। बीच में पिज़्ज़ा भी आते थे और अब तो मैं कह रही हूँ लास्ट 2-4 केक कटिंग सेलिब्रेशंस हुए थे जो, उनमें तो पिज़्ज़ा भी नहीं आए, उसमें तो बस 1 केक काटा, 1 ही पीस से 15 लोगों को खिला दिया, व्लॉग्स बन गए और टाटा बाय-बाय। तो ये आज इनकी करंट सिचुएशन है। 2 साल और रुक जाओ, फिर आप इनकी करंट सिचुएशन देखना और आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या पाया और क्या खोया। बहुत पहले एक रेडिट पे एक कमेंट आया था, वो मेरे दिमाग में है बार-बार और कई बार शायद मैंने बोला भी होगा। मुझे याद नहीं वो किसने लिखा था, हो सकता है स्ट्रिक्ट कैलेंडर ने लिखा था, लेकिन हिंदी में लिखा था। जैसे हिंदी लिखते हैं ना वो, इंग्लिश वाली हिंदी नहीं, हिंदी के देवनागरी बोलते हैं ना, उसमें लिखा था कि एक दिन सबा ऐसा आएगा तुम्हारे पास सिर्फ नोट रह जाएँगे, उन नोटों से आँसू पोंछते रहना। ये मैं याद रखूँगी इस कमेंट को और ये इस पे एप्लीकेबल होगा और जब एप्लीकेबल होगा फिर से रिपीट करूँगी। तो चलिए अभी बंद करते हैं एंड आप लोग बने रहिए एंड मैं बीच-बीच में ही बनाऊँगी और स्क्रीनशॉट मैं ऐसे ही रैंडम ही रखूँगी क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाता है और इतना टाइम मैं निकाल नहीं पाती हूँ आजकल। बट आप लोगों से कनेक्शन है तो बीच-बीच में बनाती रहूँगी। तो हैव अ ग्रेट डे, बाय-बाय एंड बने रहिए।